मॉर्निंग। आज का टॉपिक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करने के लिए 19वीं सदी में माइकलसन और मोरले ने मिलकर एक एपरेटस डिज़ाइन किया जिसे हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया। इनके अकॉर्डिंग गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन के बीच जो विरोधाभास था उसको दूर करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश बराबर x माइनस बी टी, ये हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है पोजीशन के पदों में है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के पदों में तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वी एक्स डैश बराबर वी एक्स और माइनस बी। तो ये इक्वेशन जो है हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वेलोसिटी के पदों में। एस एंड एस डैश हमारे इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। उस कंडीशन में चाहे हम फ्रेम एस में कोई प्रैक्टिकल करें चाहे फ्रेम एस डैश में कोई प्रैक्टिकल करें तो हमको कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि हमको यह महसूस नहीं होता है कि हम फ्रेम एस में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फ्रेम एस डैश में। ये हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि आप चाहे फ्रेम एस में कोई काम करें चाहे फ्रेम एस डैश। इसका कारण क्या है कि जो न्यूटन्स के नियम हैं वो फ्रेम एस और एस डैश के लिए इनवेरिएंट होते हैं। फ्रेम एस के लिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जो वेलोसिटी है ये वी एक्स जो है फ्रेम एस की वेलोसिटी है और वी एक्स डैश जो है फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है। ये वी वेलोसिटी जो है फ्रेम जो मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल फ्रेम एस के लिए और फ्रेम एस डैश के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, दोनों वेलोसिटी अलग अलग प्राप्त होती है। लेकिन मैक्सवेल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग या मैक्सवेल इक्वेशन केवल एक ही फ्रेम के लिए सही होती है, यानी एक ही फ्रेम के लिए लागू होती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन एक इनर्शियल फ्रेम के लिए एक वैल्यू प्राप्त होती है और दूसरे इनर्शियल फ्रेम के लिए दूसरी वैल्यू प्राप्त होगी। ये मैक्सवेल इक्वेशंस हमारी कहती हैं। मैक्सवेल से स्पष्ट होता है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो मैक्सवेल की इक्वेशन के लिए लागू नहीं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करती हैं। यदि ऐसा है उस कंडीशन में गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत हो जाती है। अगर मैक्सवेल इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करती है उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत है। लेकिन जब गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत है उस कंडीशन में
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है न्यूटन्स के नियम भी गलत हों। लेकिन इसका समाधान, इसकी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट का ही नाम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार इसकी कहीं हद तक संतोषजनक एक्सप्लेनेशन की गई। मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट की। कहने का मतलब जो मैक्सवेल थी, उन मैक्सवेल इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया और सॉल्व करने के बाद जो उसकी स्पीड थी वो प्राप्त हुई हमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निर्वात में लाइट वेलोसिटी के वेग के बराबर है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, उन मैक्सवेल इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। ये कहा गया कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो लाइट वेलोसिटी की बराबर वेलोसिटी से मोशन करती हैं, इसलिए उन इक्वेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। तो ये जब वेव प्राप्त हो गई, उसके बाद ये कहा गया कि जब कोई वेव गति करती है, जब कोई वेव मोशन करती है, तो वेव मोशन करने के लिए उसे मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि वेव वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाने के लिए उसे मीडियम की ज़रूरत होती है या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वेव की चाल मीडियम पर डिपेंड करती है, ये कहा गया। तो इसके अनुसार तब बात ये आई कि जिस मीडियम में ये वेव मोशन कर रही है या गति कर रही है या चल रही है, वो कौन सा माध्यम है, वो कौन सा मीडियम है। इस मीडियम को ही हमने क्या कह दिया, ईथर। यानी कि जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गति करती है, उस मीडियम को हमने ईथर कहा। और ईथर ही एक ऐसा मीडियम है जो रेस्ट में है, जिसके लिए मैक्सवेल की इक्वेशन सही है। तो ये कहा गया कि यही वो असली फ्रेम है, यही वो एक्चुअल फ्रेम है जिसके लिए मैक्सवेल की इक्वेशन सही है। यानी कि ईथर के लिए ही मैक्सवेल की इक्वेशन सही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, एक समान होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग वेव की वेलोसिटी c है। वेव की वेलोसिटी क्या है हमारी, c है, जो मैक्सवेल इक्वेशन की जो वेव है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फ्रेम की वेलोसिटी c होगी, जो हमारा
गैलोनियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उस गैलोनियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फ्रेम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, c होगी, यानी उसकी चाल जो है वो c होगी। लेकिन दूसरे फ्रेम के लिए उसकी चाल c माइनस बी या c प्लस बी हो सकती है। यानी कि ये स्पष्ट हो गया। फिर ये कहा गया कि जो फ्रेम मिला है, जो ईथर की बात है, यही एक एब्सोल्यूट फ्रेम है। इस फ्रेम के अलावा कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि सभी इनर्शियल फ्रेम एक समान नहीं हो सकते। यानी कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम एक समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक वो एब्सोल्यूट फ्रेम है जिसके लिए मैक्सवेल की इक्वेशन सही है। उसी फ्रेम में जो हम काम करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पर कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। तो उसी फ्रेम को हम एब्सोल्यूट फ्रेम कहते हैं और उसी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही होगी, ये कहा गया। लेकिन जब इनर्शियल फ्रेम सही नहीं है, उस कंडीशन में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत हो जाती है। अगर हम बात करें, हमसे कोई कहे कि इनर्शियल फ्रेम सही नहीं है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम एस और एस डैश जो हैं उसका पालन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत हो जाती है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाएगी उन फ्रेम के लिए जो हमारे v वेलोसिटी से चल रहे थे। लेकिन जो ईथर की बात करते हैं वो एक एब्सोल्यूट फ्रेम है जो c वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब हम इसी वेलोसिटी की बात करेंगे। उस समय की धारणा है, उस समय ये कहा गया कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी इसी ईथर के माध्यम में गति करती है। इस धारणा को ईथर कहा गया। और ये भी कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो इसी माध्यम में चलती है। तो हमारा जो उद्देश्य था, जो हमारा पर्पस था, हमारा केवल उद्देश्य क्या है? हमारा केवल उद्देश्य ये था कि हम धरती का वेग निकालना चाहते हैं। यानी कि ईथर के फ्रेम में धरती का, यानी कि अर्थ का वेग निकालना, ये हमारा उद्देश्य है। या इस एपरेटस का मेन उद्देश्य है, वो है ईथर के फ्रेम में पृथ्वी की चाल या पृथ्वी का वेग निकालना। ये उद्देश्य था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, इस माइकलसन मोरले का मतलब क्या है कि ये मीडियम है हमारा, इस मीडियम को हमने क्या कह दिया? ईथर। ये अर्थ है, ये हमारी v वेलोसिटी से मोशन कर रही है x एक्सिस के अलोंग। तो ये क्या है? फ्रेम s डैश। ये v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग क्या है? गति कर रहा है। ये हमारा क्या है? ईथर। इसको हमने क्या कहा? फ्रेम s। तो ये फ्रेम s है और ये फ्रेम s डैश है। ये पृथ्वी, ये धरती इस फ्रेम में, यानी ईथर के फ्रेम में v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। उस कंडीशन में हम इस धरती का, इस पृथ्वी का वेग निकालना चाह रहे हैं।
तो माइकलसन ने फिर क्या करा, यहां पर एक लाइट सोर्स से एक लाइट इस तरह से मूव करती हुई कोई वेव, यहां पर एक ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट पर हाफ सिल्वर पॉलिश कर दी गई, यानी कि 50% रिफ्लेक्शन और 50% ट्रांसमिशन। उस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ एक हमने मिरर M1 लगा रखा है जो परपेंडिकुलर है। इस मिरर से यानी कि इस ग्लास प्लेट से आधी यानी 50% रे यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है और अप डायरेक्शन में चली जाती है। जब मिरर से फिर पुनः ये रिफ्लेक्टेड होती है और इस पॉइंट पर आती है, तो कुछ तो इधर की तरफ चली जाती है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और कुछ इस प्लेट में ट्रांसमिटेड हो जाती है। लेकिन आधा भाग ये जो है इस डायरेक्शन में जाता है। यहाँ मिरर M2 लगा हुआ है, ये मिरर क्या है M2, ये मिरर M2 से फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती है यहाँ पर, तो आधा भाग फिर यहाँ पर इन दोनों रे के बीच इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो पैटर्न देखने के लिए हमने यहाँ एक टेलीस्कोप लगा रखा है जिसे टी कह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आईपीस इसकी सहायता से हम यहाँ जो फ्रिंज बन रही है उन फ्रिंज को हम देख रहे हैं। उन फ्रिंज के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो हमको परिवर्तन मिलेगा उस परिवर्तन को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक रह गई, फिर लौट के आई, यहाँ से यहाँ तक रह गई और फिर लौट के आई, ये कितनी दूरी चला, हमने इसको L मान लें, ये भी हम क्या मान लें L मान लें। तो L के बराबर क्या है, दूरी बटे समय से हम फार्मूला लगाएं, वहाँ से हम किसी तरीके से समय निकाल लें, समय में परिवर्तन निकाल लें और उस परिवर्तन के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन होगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो ये था हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इससे आगे हम जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।